हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और हम डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को आगे ही बढ़ाते चलते हैं और आज जो डिस्कस करेंगे उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। तो मेरे साथ सबसे पहले एक हेडिंग डाल देंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एकदम से उन्मुख चर्चा करेंगे जो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर की जाएगी। स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा। स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा। कि लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही काम की जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो मनी बिल है, जो मनी बिल होता है एस्पेरेंट, वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और वहीं पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या मतलब कि जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड पास इन द ओनली लोकसभा। सेकंड पॉइंट, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एंड कट मोशन। मतलब जितने भी तरह के मोशन है ये ओनली कहाँ लाए जा सकते हैं? प्रपोज्ड इन लोकसभा एंड पास्ड इन लोकसभा ओनली। लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं और लोकसभा में ही इनको प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। ये कट मोशन और ये सब क्या होते हैं, इनको अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर कहते हैं कि जब आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 है, तो अगर आर्टिकल 352 कहता है कि लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो एक प्रस्ताव पारित करके नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर सकती है, उसको डिसकंटिन्यू कर सकती है। लेकिन इससे संबंधित प्रस्ताव लाने के लिए आपको 1/10 मतलब 1/10 मेंबर्स के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आर्टिकल 352 क्या कहता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 352 कहता है कि राज्यसभा, सॉरी सॉरी, वॉइस मेरा थोड़ा बहक रहा है ना। लोकसभा जो है वो अपने प्रस्ताव पारित करके, अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करके अगर ये कहती है कि नेशनल इमरजेंसी की अब जरूरत नहीं है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको समाप्त करना है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर सकता है। लेकिन जब इस तरह का प्रस्ताव बुलाया जाएगा तो कम से कम 1/10 सदस्यों के द्वारा वो सम्मतित होगा। जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो 543 सदस्य हैं, तो लगभग 55 सदस्य जब आए उसके लिए डन कहेंगे तभी वो बिल प्रपोज किया जाएगा। ये एडिट किया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, 44 44वां संविधान संशोधन 44, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इतना यहाँ से स्टार्ट करते थे, एक एक पॉइंट करके। वैसे जैसे अब तक पढ़ते आए, एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, एक टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, देन उसको लिख लेंगे, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल लेंगे। तो यहाँ से लिखना पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ए मनी बिल, ए मनी बिल एंड ए फाइनेंशियल बिल कैन बी introduced introduced only in the लोकसभा। केवल और केवल कहां पर? लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है एस्पायरेंट्स। दूसरा पॉइंट इस सेंसर मोशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन, कॉमा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये लाए क्यों जाते हैं, किस प्रकार से लाए जाते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं ना। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इतना ही लिख लेते हैं यहाँ पर। एंड कट मोशन, कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस कैन बी इंट्रोड्यूस एंड passed only
and passed only in the लोकसभा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं एस्पेरेंट्स। अंडर आर्टिकल इस तरह से लिख सॉरी इस तरह से लिख देते हैं, अंडर आर्टिकल 352 ये क्या कहता है इसके बारे में लिखते हैं। इफ द लोकसभा if the Lok Sabha in a special session passes a resolution to discontinue an ongoing national emergency. The national emergency will be discontinued. ठीक है, वही सब लिखवाया है जो अभी तक मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तीन चीजें समझा दी हैं, तीनों चीजें आपको लिखवा दी हैं कि जितने भी जो फाइनेंशियल बिल है और मनी बिल है उनको कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और वहीं पर पास किया जाता है। दूसरा कि जितने भी मोशन है, कैंसर मोशन है, कट मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सब कहाँ पर लाए जाते हैं, लोकसभा में लाए जाते हैं और वहीं पर पास किए जाते हैं। इनका क्या प्रोसेस होता है वो फिर से मैं बताता हूँ, एक अलग क्लास उसकी लेंगे, अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया कि आर्टिकल 352 कहता है कि अगर लोकसभा का चाहे कि जो नेशनल इमरजेंसी चल रही है उसको समाप्त करे तो एक स्पेशल सेशन बुला सकता है, लेकिन उस स्पेशल सेशन वो उस स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कम से कम 1/10 जो 1/10 मेंबर्स हैं उसके लिए पहले प्रपोज होना चाहिए, मतलब उसके लिए हाँ कह दें उसके बाद आ सकते। तो नोट करके इस चीज को लिख लेते हैं, नोट इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। सच ए स्पेशल सेशन such a special session of the Lok Sabha can be summoned by the president by the president, if the Lok Sabha is not in session and by the speaker if the Lok Sabha in the session, if the Lok Sabha in the session and the request नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, एंड द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 members of the हाउस। यहां पर मैंने दो चीजें लिखवाई कि अगर स्पेशल सेशन
मतलब क्या कहते हैं, पार्लियामेंट जो संसद है, अगर वो सेशन में नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी बैठक नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। लेकिन अगर सेशन में है तो पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो बुला सकता है स्पेशल सेशन 1/10 सदस्यों के द्वारा प्रपोज करने के बाद। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं ये जोड़ा कब गया था। ये जोड़ा गया था एडेड बाय, ऐसे लिख लेंगे जैसे मैं लिखवाता हूँ आपको ब्रैकेट में, एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, आप ही कभी आप नहीं समझे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा जाता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, एस्पेरेंट्स इक्वल पावर्स ऑफ द बोथ हाउसेस। नेक्स्ट हेडिंग, इक्वल पावर्स ऑफ द बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा की भी बात कर रहे हैं और राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं। मतलब अब हम ये देखने वाले हैं कि दोनों सदनों की स्पेशल पावर क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल पावर, सॉरी, इक्वल पावर ऑफ द बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहला पॉइंट कि जो दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या फिर राज्यसभा का, मतलब चाहे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो लोकसभा अपर हाउस का, सॉरी, लोअर हाउस का मेंबर हो या फिर राज्यसभा अपर हाउस का मेंबर हो, दोनों सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री भी बने हैं। फिर से मैं समझा देता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ PM कहाँ से देखे गए, राज्यसभा से। एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं तो मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहाँ से चुने हुए थे, राज्यसभा से चुने हुए थे और भारत में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोथ हाउसेस हैव द इक्वल पावर रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल। दोनों सदनों के पास संविधान को संशोधन करने से संबंधित विधेयक होता है, उसके लिए दोनों के पास बराबर पावर है। या जो साधारण विधेयक होता है, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, उसके पास दोनों के लिए इक्वल पावर, मतलब आप उसको पहले लोकसभा में ला सकते हैं। अगर आपको संविधान का कोई भाग को संशोधन करना है तो आप अगर चाहें तो पहले लोकसभा में ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो राज्यसभा में ला सकते हैं। दोनों को बराबर पावर है। सेम कंडीशन है साधारण विधेयक की, जो ऑर्डिनरी बिल है, वहां भी क्या है कि आपको जहां मन करे आप वहां ला सकते हैं। जहां मन करे का मतलब या तो आप लोकसभा में ला सकते हैं बिल या फिर आप राज्यसभा में ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है कि द बोथ द हाउसेस पासेस इक्वल पावर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं, दोनों सदनों के पास, दोनों सदन कौन से, फिर से वही लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के पास जो राष्ट्रपति का चुनाव है या जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसके पास, दोनों के पास क्या है, बराबर की शक्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि ऑन द इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, की अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो इक्वल पावर है दोनों हाउसेस के पास। कि अगर इम्पीचमेंट चलाना है, आर्टिकल 61 में, जो संविधान का आर्टिकल 61 है, वहां पर इम्पीचमेंट की बात की गई है। तो अगर इम्पीचमेंट चलाना है राष्ट्रपति पर तो या तो आप एक काम करें, उसको लोकसभा में ले आए पहले,
लोकसभा में पास करा दीजिए, स्पेशल मेजोरिटी वहां जरूरत होती है। फिर अगर आपको राज्यसभा में लाना है तो आप राज्यसभा में पेश भी कर सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में ही ला सकते हैं। आपको जहां मन करेगा वहां से स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास करा के आप आगे भेज दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, जो सर्वोच्च न्यायालय के जजेस हैं या जो उच्च न्यायालय के जजेस हैं, उन दोनों को हटाने के संबंध में दोनों हाउसेस के पास, लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास भी बराबर पावर है। अगर आपको किसी जज को हटाना है तो उसके संबंध प्रस्ताव आप लोकसभा में ला सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप चाहें राज्यसभा में ला सकते हैं तो वहां ला सकते हैं। मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी दोनों यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। दोनों में कहा मतलब लोकसभा में भी अगर आप लाएंगे तो वहां भी इक्वल मेजर सॉरी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास कराना होगा, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ टोटल हाउस। और अगर आपको राज्यसभा में लाना है एस्पायरेंट तो वहां भी क्या काम करना होगा, राज्यसभा के भी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास कराना आवश्यक होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लगाए गए द्वारा सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए तीनों प्रकार के आपातकाल। तीनों प्रकार के आपातकाल क्या, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राज्य आपातकाल उसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन ज्यादा बोलते हैं उसको प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, या फिर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करनी हो, मतलब तीनों ही प्रकार की इमरजेंसी की बात करें। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों ही प्रकार की इमरजेंसी को इम्पोज करना हो तो उनकी स्वीकृति देने में दोनों सदनों के पास बराबर की पावर है, मतलब लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं वो और वो राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर, एक मिनट, डिपेंड करता है आप पर कि आप कहां पर उसको लाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया एस्पायरेंट। ठीक है, तो इसको इतना लिख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए एस्पायरेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखना, मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, मेंबर्स ऑफ द both houses can be appointed as minister and even prime minister like as Manmohan Singh। have been member of the Rajya Sabha, have been member of the राज्य सभा, शॉर्ट में लिख दिया मेंबर ऑफ द राज्यसभा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो मैं आपको समझाया हूं वही सब आपको लिखवा दे रहा हूं ना। बोथ हाउसेस हैव बीन both houses have been equal powers regarding constitutional amendment bills and ordinary bill and ordinary bills। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, both houses
both the houses possess equal powers in the election of the president and vice president and the vice president। यहां तक समझ में आ गया। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, both the houses have equal powers in the impeachment of the प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, जो इम्पीचमेंट वर्ड यूज हुआ है वो सिर्फ संविधान में एक ही पद के लिए हुआ है, वो है प्रेसिडेंट का पद। राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग हुआ है, मतलब महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। बाकी जितने भी पोस्टेज हैं, जितने भी सारे पद हैं, उनके लिए रिमूवल, पद मुक्त शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से महाभियोग संबंध किससे है। तो महाभियोग का संबंध किससे है? रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से संबंध है। ठीक है, और जो रिमूवल है उसके लिए अदर है, जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाना है, या फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको हटाना है। जितने भी रिमूवल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है, या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना, सीजीआई को हटाना, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना, तो उन सब के लिए एस्पायरेंट्स एक ही शब्द का यूज किया गया है, वो क्या है? रिमूवल। ठीक, बाकी सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए एक शब्द इम्पीचमेंट, ये याद रखना। फिर इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो एस्पायरेंट्स जो अभी जो पॉइंट बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं। लिखना, कितना पॉइंट तक हम पहुंच गए थे? 4 तक। 5 पॉइंट लिखना। बोथ द हाउसेस, both the houses have equal power, both the houses have equal powers in the removal of judges of supreme courts, है ना, and high courts। मतलब both the houses have the equal power enjoy in the removal of the supreme court judges and the high court judges। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिख लेना, कि ऑन द, ये ऐसे लिखना, both the house have equal power regarding to all types of, in all 3 types of emergency। ठीक है, यहीं पर डैश लगा के लिख लेंगे एस्पायरेंट्स, जो 3 टाइप्स की इमरजेंसी की बात की है। तो फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी।
जो मैंने आपको प्रेसिडेंट रूल लिखवाया ना एस्पिरेंट, इसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में, 352 में, और जो प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल 356 में बताया गया है। एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो बताया गया है आर्टिकल 360 में। ये इसको भी लिख देता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से और लिख देता हूँ। इसको बताया गया है आर्टिकल 352 में, 352 में, इसको बताया गया 356 में, और इसको बताया गया 360 में। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप देखोगे 4 आर्टिकल्स का चेंज है। तो आपको अगर पहला भी याद रह जाता है कि 352, फिर उसमें 4 ऐड कर दिए, 4 ऐड कर देना 356, फिर उसमें भी आपको 4 ऐड कर देना और 360 तक पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी गिवन इन द अंडर आर्टिकल 352 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, whereas the president rule given in the article 356 in the Indian constitution, जबकि while जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इम्पोज इन द अकॉर्डिंग ऑफ आर्टिकल 360 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 360 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये लगाया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे कोरम ऑफ द हाउस, कोरम ऑफ द हाउस। अब एस्पेरेंट्स न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक मतलब न्यू, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। न्यू हेडिंग की लिखना एस्पेरेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कोरम ऑफ द हाउस, कोरम ऑफ द हाउस। कोरम ऑफ द हाउस इसको बोलते हैं सदन की गणपूर्ति। क्या होती है इसके बारे में बात, सदन की गणपूर्ति ये दोनों के लिए होती है ना, लोकसभा के भी लिए, राज्यसभा के लिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। मतलब जो राज्य की विधानसभा है उसके लिए भी, जो राज्य की विधान परिषद है उसके लिए भी, जो राज्यसभा है उसके लिए भी, और जो लोकसभा है उसके लिए, मतलब सबके लिए सेम यहाँ पर बात की गई। तो जो कोरम ऑफ द हाउस की बात करते हैं, तो 10% ऑफ द 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स sorry 10% of the total members of the house, of the हाउस। हाउस का मतलब यहाँ पर लोकसभा भी है, यहाँ पर राज्यसभा भी है, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लोकसभा भी है, और राज्यसभा भी है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, उस हाउस नंबर का, जितने उसमें टोटल मेंबर्स हैं उसका अगर 10% से कम व्यक्ति स्थापित होता है, मतलब बैठा हुआ होता है, तो कोई भी सेशन चालू नहीं किया जाता। तो सेशन का मतलब कोई भी वहां पर काम नहीं किया जाए। मतलब जैसे अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543। तो अगर इसका 10% निकालते हैं, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं, तो निकल के आता है कितना, 5.3। तो मतलब इसको लमसम में लेते हैं, कितना सदस्य, 54 मेंबर्स। कि अगर 54 मेंबर्स से कम है उस हाउस में, तो उस हाउस की गणपूर्ति जो पूरा है वो पूरा नहीं माना जाएगा, वहां पर कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे, कोई भी प्रपोजल वहां पर नहीं लाया जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट।
सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में सत्र। तो जो सेशन होता है पार्लियामेंट में, दो तरह के सेशन में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट रेगुलर सेशन, फर्स्ट कौन सा, रेगुलर सेशन, और दूसरा कौन सा, स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन, तो स्पेशल सेशन के बारे में पहले यहां से लिख देता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो स्पेशल सेशन है वो किसी एक विशेष कार्य के लिए या किसी एक विशेष इश्यू के लिए, जैसे कोई फेस्टिवल्स हो गया या कोई संसद के समक्ष कोई मुद्दा आया है, उसके लिए बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन लिखना है इस साइड में, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट of the parliament are called for special, for called special events like कुछ फेस्टिवल्स आ गए हैं तो उनके लिए बुलाया जा सकता है, या कुछ इश्यूज आ गए हैं, इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कि मतलब अगर कोई राष्ट्र हित के समक्ष में कोई मुद्दा आ गया है या कोई त्योहार है, लेकिन सेशन में पार्लियामेंट नहीं था या पार्लियामेंट में सेशन नहीं था, लोग नहीं आ रहे थे, तो एक स्पेशल प्रोविजन के द्वारा उनको बुलाया जा सकता है। वो होते हैं स्पेशल सेशन के बारे में बात। अब जो रेगुलर सेशन होते हैं वो 3 सेशन होते हैं रेगुलर सेशन में, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है जो सबसे पहला होता है बजट सेशन। फर्स्ट बजट सेशन, फर्स्ट के बाद दूसरा आता है मानसून सेशन, मानसून सेशन, एंड थर्ड विंटर सेशन, विंटर सेशन। एक नई स्लाइड पर चलते हैं और रेगुलर सेशन को एक पूरा डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते है ना। तो मैंने बताया था रेगुलर सेशन, ठीक। पहला सेशन इसमें लिख लेते हैं, कौन सा सेशन, बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है ये उस वर्ष का सबसे पहला क्या होता है, सत्र होता है, पहला सेशन होता है। इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस ईयर, जिसमें क्या किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। और ये चलता है फरवरी से लेके अप्रैल तक, है ना। फरवरी से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता रहता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, बजट प्रपोज किया जाता है, बजट से संबंध में जो जो चीजें रहती है वो सब यहाँ पर स्टार्ट की जाती है। फिर आ जाता है मानसून सेशन। एक काम करते हैं, इसको इतने में लिख लेते हैं, ठीक ना। इट इज ए फर्स्ट सेशन ऑफ, इट्स ए फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, of the year, mainly started at uh, started in Feb month, and in April month,
and in April month. It is a very important session. It is a very important session because in this session, the budget is introduced and passed. इंट्रोड्यूस्ड एंड पास मतलब क्या किया जाता है, इस सेशन में बजट को प्रस्तुत किया जाता है और उसको पारित कर दिया जाता है। बजट तो आप जानते होंगे, आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में बताया, मैंने आपको लिखवाया था अभी तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, वहां पर मैंने इसको मेंशन करा दिया था आपके लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेशन कौन सा है, मॉनसून सेशन। मानसून सेशन, मानसून सेशन क्या होता है एस्पायरिंग, जब वर्षा ऋतु चालू हो जाती है उसके बाद, मतलब मुख्यतः स्टार्टेड कब होता है, जनवरी में, सॉरी जुलाई में, जून जुलाई में स्टार्ट होता है और लगभग अगस्त तक एंड हो जाता है। तो इसके बारे में इतना सा लिख लेते हैं। इट इज मेनली स्टार्टेड मैनली स्टार्ट इन जुलाई मंथ जुलाई मंथ एंड इन अगस्त मंथ। तो जो हमारा तीसरा सेशन है वो कौन सा है, विंटर सेशन। विंटर सेशन, विंटर सेशन क्या है भैया, के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या है, इट इज ए लास्ट सेशन एंड स्मॉलेस्ट सेशन ऑफ द ईयर, जो मतलब वो वर्ष चल रही होती है उसमें सबसे छोटा होता है और उस साल का लास्ट भी होता है। इट इज मैनली स्टार्टेड इन, मैनली लिख देता हूँ ऐसे डायरेक्ट, मैनली स्टार्टेड इन नवंबर मंथ एंड इन दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ। ठीक है, ये तीनों सेशन हमने पढ़ लिए। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो संबंध है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि ये तीन ही सेशन होंगे। ठीक है, पहली चीज, आर्टिकल 85 में सिर्फ एक बात कही गई है कि दो रेगुलर सेशन है। रेगुलर सेशन मतलब जो कंटिन्यू है, पहला सेशन और दोनों सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, ये बताया गया है संसदीय नियमों के अनुसार। लेकिन आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के बारे में हम जब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 85 सिर्फ हमको एक बात बताता है कि जो कंटिन्यू है, जो निरंतर है, दो सेशन, उन दो सेशंस के बीच में 6 मंथ के टाइम से ज्यादा टाइम नहीं हो सकता है। इतना आप समझ लीजिए। फिर से मैं समझा देता हूँ,
इस संसदीय परंपराओं के अनुसार ये क्लासिफिकेशन है रेगुलर सेशन और स्पेशल सेशन के बारे में। लेकिन जो मानसून सेशन है, जो विंटर सेशन है, या जो फिर बजट सेशन है, ऐसा कहीं भी डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल 85 इतनी सी बात कहता है कि जो 2 सेशन होंगे लगातार, उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है कि जो 2 सेशन होंगे उनके बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये हो सकता है। फिर इसी को भी लिख लेते हैं नोट करके। जहां पर ये लिखा था ना, वहीं पर एक नोट लिख लेंगे और इसको यहां से स्टार्ट कर देंगे। नोट, जो मैं आपको ये नोट लिखवाता हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोच लीजिए कि ये क्या नोट लिखवाते रहते हैं। लिखना, रेगुलर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, रेगुलर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, are not constitutional, but they are based on parliamentary tradition, parliamentary tradition, या रूल्स कह सकते हैं, ट्रेडिशन ही लिख देता हूं, ट्रेडिशन। फर्स्ट ये तो हो गया। अब इसमें लिखना दूसरा। दूसरा कहता है अंडर आर्टिकल 85, अंडर आर्टिकल 85 का पीरियड बिटवीन बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट should not exceed 6 months। जो मैंने आपको बताया था कि 6 महीने से ज्यादा का समय इसमें नहीं हो सकता 2 सेशंस के बीच में। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना है एस्पिरेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द एमपीज। इम्यूनिटीज ऑफ द एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको समझ में अभी आ जाएगा क्या क्या छूट मिलती है इन लोगों को, उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो सांसद हैं और जो विधायक हैं, सॉरी विधायक नहीं, सॉरी सांसदों की बात करें, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, तो इनको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। व्यक्तिगत स्तर पर। दूसरी बात कर रहे हैं कलेक्टिव, कलेक्टिव कैपेसिटी। इसको भी कैपेसिटी यूज करेंगे, थोड़ा सा वर्ड अच्छा लगेगा। कैपेसिटी, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात।
तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाता है सांसद को आर्टिकल 105 के तहत। मतलब जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 105 105 105 क्या कहता है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। किसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। मतलब कि संसद में, मतलब पार्लियामेंट में जो उसका सदस्य है, जो वो बोल रहा है, उसको किसी भी न्यायालय में जाकर खिलाफ उसके कार्रवाई नहीं की जा सकती। तभी तो आप देखते हैं आपके पार्लियामेंट में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आंख मार देते हैं, कुछ लोग जाकर हग कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं। तो एक दूसरा मुद्दा हो जाता है, पॉलिटिकल मुद्दा है, वो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या है, मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ। आर्टिकल 105 कहता है कि कोई अगर सांसद है, सांसद का तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो पार्लियामेंट में कुछ स्टेटमेंट बोलता है, तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उसके खिलाफ। लेकिन संसदीय परंपराओं या संसदीय रूलों में ये जरूर कहा गया है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद होगा, चाहे वो लोकसभा का सांसद, उस सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं होगा। मतलब वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा जो, या तो लोकसभा में का सदस्य तो लोकसभा में नहीं बोलेगा, और राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा में नहीं बोलेगा, जो उसकी गरिमा के खिलाफ होगा। ऐसा नहीं मतलब गाली गलौज करना स्टार्ट कर दे, ऐसा करना ये लोग कर भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। इतना ज्यादा सोचने की इनके लिए बात है नहीं। ठीक है, एक तो ये कहता है। दूसरा कहता है कि संसद में किसी भी दिए गए बयान को कोर्ट में ले जाकर आप उसको एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते। दूसरा बताते हैं, जो गिरफ्तारी होती है ना, कस्टडी होती है, उससे स्वतंत्रता मिलती है। कि मतलब दीवानी मामलों में आप सदन के चालू होने के 60 दिन पहले और 60 दिन बाद तक गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके बीच में नहीं। मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, तो आप उसको सेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो सांसद होता है। लेकिन जो क्रिमिनल अगर उस पर केसेस लगा हुआ है, तो उसके दौरान आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कलेक्टिव कैपेसिटी की तरफ में। ठीक है, लिखना है यहां से, लिखता है पहला पॉइंट लिखना, इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट, अंडर आर्टिकल 105, अंडर आर्टिकल 105 ये किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहले पूरे के नीचे ही लिख लेते हैं, फिर जो कलेक्टिव कैपेसिटी इसको अलग से मैं दूसरे पेज पे लिखवा दूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवा दूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये क्या बात करता है, नो प्रोसीडिंग नो प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन अगेंस्ट टेकन अगेंस्ट एनी एनी member of parliament in any court in respect of in respect of anything said or any vote and any vote any vote given by him in parliament or any
एनी कमेटी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी के पूरे के नीचे ही लिखना है, जो है ना, जो अब लिख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल, इसी में लिखना है, नोट करके एक नोट लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? बट द स्टेटमेंट ऑफ एमपी, द स्टेटमेंट ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, एमपी शुड बी एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज ए मेंबर, है ना। उस सदन के गरिमा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके नियमों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या उसके नियमों के अनुसार होना चाहिए, जिस भी सदन का वो सदस्य है। अगर राज्यसभा का है तो राज्यसभा के अकॉर्डिंग, अगर लोकसभा का है तो फिर लोकसभा के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज लिखेंगे नेक्स्ट से, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये दूसरा लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट लिखना है इसमें। इन सिविल केसेस, हैज टू इन्फॉर्म द पार्लियामेंट at the commencement of the parliamentary session। फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे लिखेंगे इसमें, पर ए पर्सन, पर्सन का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, कैन बी, ऐसे लिखना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए एम पी कैन बी अरेस्टेड, अरेस्टेड अरेस्टेड 40 days बिफोर, 40 days बिफोर द मीटिंग या सेशन कह सकते हैं, 40 days बिफोर द सेशन एंड 40 days after the end of the parliamentary session, parliamentary session। बट इसके बाद क्या है भाई, परंतु क्या कर सकता है, एक संसद को मीटिंग के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है, संसद के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लिखना बट या हाउएवर लिख देंगे, हाउएवर, हाउएवर एएमपी कैन बी arrested during a parliamentary session,
फॉर क्रिमिनल, याद रखना क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस अंडर एनी प्रिवेंटिव प्रोटेस्ट, प्रिवेंटिव प्रोटेस्ट लॉ, और फॉर फॉर कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, मतलब न्यायालय की अवमानना के लिए, या प्रिवेंटिव प्रोटेस्ट लॉ के अनुसार, या प्रिवेंटिव डिटेंशन भी के लिख सकते हैं ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन सही रहेगा यहाँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अनुसार, या जो क्रिमिनल ऑफेंस उसने किया है उसके आधार पर इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। बट गिरफ्तारी की सूचना कहां देनी होगी? उस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देनी होगी, और संसद की गिरफ्तारी संसद के परिसर के बाहर होगी। आप ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट में वो अंदर है, कुछ लोग अंदर भी तो घुस सकते हैं पुलिस को देखकर। इसलिए आपने देखा होगा एक बिहार की मूवी है, अब वेब सीरीज है, तो उसमें जो बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब वो दिल्ली में आए हुए हैं, तो उनको पुलिस यहाँ से बाहर से ही गिरफ्तार करती है, अंदर जाने, क्योंकि वो वहां से भागे थे, उनको पता है कि सब पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएंगे तो वहां से बच जाएंगे, लेकिन उनको पहले ही यहाँ पर धर लिया गया। मूवी का, सॉरी वेब सीरीज है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, रियल स्टोरी पे है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था ये चीज, और भी मैं यहाँ बता दूं कि जो गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी वो सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया जाएगा। लिख लेते हैं इस चीज को। और बट इट इज नेसेसरी टू गिव द इंफॉर्मेशन गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिजाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, कि अगर वो लोकसभा के हैं वो अध्यक्ष को बताया जाना चाहिए, अगर वो राज्यसभा के हैं तो फिर सभापति को बताया जाना चाहिए, या चेयरमैन को बताया जाना चाहिए। फिर और लिखना इसमें तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? फ्रीडम ऑफ या फ्रीडम फ्रॉम जूरी सर्विस, जूरी सर्विस मतलब क्या है कि एक संसद को सत्र के दौरान, जो मतलब अगर वो सेशन में है और सेशन में बैठ रहा है, तो उसको आप इसलिए फोर्स नहीं कर सकते कि भाई मेरी गवाही आप देकर आ जाए। मतलब आपको गवाह बनाने के लिए, मान लो मैं विधायक हूँ या आपके यहाँ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपको जबरदस्ती आपके साथ ये नहीं की जा सकती कि अब सर आप मेरे गवाह थे, गवाही देने चलिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वो पार्लियामेंट के सेशन में बैठा हुआ है। तो ये तो थे इंडिविजुअल लेवल पर। अब हम बात करते हैं एस्पायरेंट्स जो कलेक्टिव स्तर है उस पर बात कर लेते हैं, कलेक्टिव लेवल पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एस्पायरेंट, जो ऐसे करते हैं, इसको ये लिख लेते हैं यहाँ पर ए,
ताकि आपको पता चल जाए। और इसको बी लिख लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बी की तरफ चलते हैं। कलेक्टिव कैपेसिटी। कलेक्टिव कैपेसिटी। कलेक्टिव कैपेसिटी में क्या है कि पूरे सदन को विशेष अधिकार होता है। जो सदन है, जो हाउस है, वो अपनी कार्यवाही को प्रदर्शित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फिर क्या कर सकता है, जो सदन है, जो हाउस है, वो किसी बाहरी मेंबर को हाउस में बैठने के लिए परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, मतलब प्रोहिबिट भी कर सकता है, मना भी कर सकता है कि कोई बाहरी लोग आके नहीं बैठेगा। वो अपनी जो पब्लिश है, जो प्रोसीडिंग हो रही है उसकी, उसको जो टीवी पर लाइव वगैरह आते हैं, इसको भी करने को रोक सकता है अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो नेशनल इश्यू बन रहा है, जो नेशनल इंटरेस्ट का है। तो पार्लियामेंट का हाउस जो भी, मतलब लोकसभा में चल रहा है तो लोकसभा, राज्यसभा में चल रहा है तो राज्यसभा। ठीक है। और दूसरा क्या है कि सदन एक प्रस्ताव पारित करके गैर सदस्य को सदन में उपस्थित रहने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। फिर दूसरा क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपने अवमानना की, जो कंटेम्प्ट की है हाउस की, जो हाउस की मतलब बेइज्जती की है, उसके लिए भी वो दंड सुना सकता है, आपको बाहर कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। ठीक है? तो इतना लिख लेते हैं और यहाँ पर क्लास आज ऑफ कर लेंगे। लिखना, द हाउस हैज बीन पावर टू मेक, द हाउस हैज द पावर to make rules for its, या ऑन लिख सकते हैं, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स, फॉर प्रोसीडिंग्स। दूसरा लिखते हैं, राइट ऑफ द हाउसेस, हाउस टू प्रोहिबिटेड द पब्लिकेशन, प्रोहिबिट टू द पब्लिश, या प्रोहिबिटेड द पब्लिश। क्या लिखवा दिया, पब्लिकेशन लिख देते हैं। पब्लिकेशन भी सही रहेगा, पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। तीसरा पॉइंट, द हाउस कैन पनिश, कैन पनिश any person for its contempt, for its contempt। ना हो गया। तो लिखना एक और पॉइंट लिख लेना, द हाउस में बी प्रोहिबिटेड, द हाउस में प्रोहिबिटेड ए नॉन मेंबर, प्रोहिबिटेड ए नॉन मेंबर। तो ये सारी चीजें इसकी जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या मतलब इम्यूनिटी है और प्रिविलेजेस हैं। और जो इंडिविजुअल लेवल पर हमने देखी थी वो सारी हैं। तो जो आज का हमने पढ़ा उसकी एक बार समराइज कर लेते हैं, कौन कौन सी चीजों को आज हमने पढ़ लिया, और फिर क्लास को ऑफ कर देते हैं करंट। सबसे पहले हमने पढ़ा एक स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा, यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा भैया हमने, स्पेशल
पावर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक, डन। दूसरा हमने पढ़ा इक्वल पावर, इक्वल पावर्स ऑफ द हाउसेस। दोनों सदनों की कौन कौन सी इक्वल पावर है, इतना हमने पढ़ लिया था। चलो जी, इतना हमने पढ़ लिया, मान लिया। फिर उन्होंने पढ़ा था कोरम ऑफ द हाउस और सेशन इन पार्लियामेंट। कोरम ऑफ द हाउसेस। फिर हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, सेशन इन द पार्लियामेंट, सेशन इन द पार्लियामेंट। फिर हमने पढ़ा था प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ एमपीज, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख देता हूँ। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इतना आज हमने इस क्लास में देख लिया था। अब जो भी बचा होगा आगे का पॉलिटी में, सॉरी पार्लियामेंट में, पॉलिटी का पार्लियामेंट में, वहां से आगे डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर से मिलता है एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।